हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि पीडीएफ बैच स्टार्ट किया है मैंने, और पीडीएफ बैच में आज की ये पहली वीडियो है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको ज़रूर आपके जो ग्रुप में है, संबंधित ग्रुप में डाल के बता दूंगा। तो आज की जो मैंने आपको जो टारगेट दिया था, उस टारगेट के अनुसार 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें हम करने वाले हैं, टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं। तो 1857 की जो क्रांति है, सबसे पहले भारत में इसके क्या कारण रहे, अगर आपको कारण पता होगी ना, तो कारण पता अगर आपको होंगे तो आप उन सारी चीज़ों पर बिना रटे अप्रोच के साथ उन चीज़ों को सीख सकते हो, उन चीज़ों को जान सकते हो, उन चीज़ों को महसूस कर सकते हो कि हाँ, एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा और एक्चुअल में वो लोग क्यों क्रांति के लिए मजबूर हुए, क्यों 1857 की क्रांति भारत में सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। इन सभी कारणों को आज की क्लास में विस्तारित रूप से हम पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में कमियां जरूर बता के जाना। आगे चलते हैं, आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक बड़ी क्रांति रही है और इसको कई इतिहासकार भारत का पहला आज़ादी संघर्ष भी मानते हैं। और कुछ अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज साहित्यकार जो हैं, इसको एक बड़ा विद्रोह नहीं मानते हैं, एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। इसके कारणों की चर्चा आज हम यहाँ पर कर रहे होंगे। देखो, किसी भी क्रांति के लिए या किसी भी विद्रोह के लिए या किसी भी एक बड़े इवेंट के लिए दो प्रकार के कारण हो सकते हैं। वो कारण इस प्रकार है कि पहला कारण हो सकता है कि उसी समय का कारण रहा हो, यानी कि आज अगर आपको कोई कुछ बोल दे और आप आज ही उसके लिए विद्रोह कर दें। या दूसरा कारण हो सकता है कि कोई आपको कई सालों से दबा रहा था और कई साल आप उसको सहन कर रहे थे, और सहन करते 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 एक दिन ऐसा आया कि आपने बगावत कर दी। यानी कि किसी भी विद्रोह के लिए दो कारण है, एक तो लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। एक यानी कि दीर्घकालीन कारण और एक है आपका तत्कालीन कारण। याद रहे, आपके पेपर में बकायदा ये पूछा जाता है कि कौन सा कारण इसका लॉन्ग टर्म है और कौन सा कारण इसका शॉर्ट टर्म है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम दीर्घकालीन कारण के, यानी कि लॉन्ग टर्म वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति में जो जन आंदोलन हुआ, उस जन आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं आज की इस कक्षा में। पहला कारण देखो, जो 1857 की क्रांति है, उसके कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कारण है दीर्घकालिक और दूसरा कारण है आपका तत्कालिक कारण। बेसिकली आज की वीडियो में हम जानेंगे 1857 की क्रांति के दीर्घकालिक कारण। देखो, मेरे साथ पढ़ोगे तो थोड़ा सा मैं विस्तारित रूप से जरूर बताऊंगा, लेकिन आपकी वो समझ अच्छी बनेगी। तो दीर्घकालीन कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण इसमें हमने लिखा है कि वेलेजली की सहायक संधि। आपके पेपर में डायरेक्ट आता है कि सहायक संधि कौन लेकर आए थे। तो सहायक संधि लेकर आए थे वेलेजली। कौन लेकर आए थे? वेलेजली। अब ये सहायक संधि है क्या? इस संधि के अनुसार किसी एक राज्य में अंग्रेज अधिकारी रहता था, है ना। एक अंग्रेज अधिकारी किसी एक राज्य में रहता था। राज्य का मतलब भारतीय राज्य में रहता था। अंग्रेज अधिकारी राज्य की सेवाओं की देखरेख करता था। यानी कि अंग्रेज किसी राज्य के अंदर अपना एक अधिकारी छोड़ देते थे। जैसे कि मान लेते हैं कि सोनीपत एक राज्य है और वो भारतीय राज्य है। अंग्रेजों ने अपना एक वहां पर युद्ध किया, युद्ध के बाद उसको थोड़ा सा जीता, या फिर जो भी संधि हुई होगी, संधि के बाद वहां पर एक व्यक्ति छोड़ दिया, अपना एक अधिकारी छोड़ दिया सोनीपत के राजाओं के पास। अब वो अधिकारी क्या करेगा? राजाओं की गतिविधियों पर क्या नजर नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा। और उस अधिकारी का जो वेतन है, उस अधिकारी के साथ जो सेना रहती है, उस अधिकारी के साथ जो भी अन्य अधिकारी आए थे, उन सभी का वेतन जो है वो सोनीपत के राजा को देना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो एक अधिकारी रहता था तथा कोई भी राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध ना जा सके, इसकी देखरेख करता था। इसके लिए वह अपनी सेना रखता था। यहाँ पर सेना रख कर लेना, ये सुना रखता है, यहाँ पर वो अपनी सेना रखता था और जो सेना का जो खर्च था वो संबंधित राज्य को देना पड़ता था। और इसी से राज्य के जो कोष हैं वो कोष घट गए।
भाई एक बात बताओ कि कोई राज्य है और उस राज्य अपना भली बुद्धि चल रहा था, उसके ऊपर जबरदस्ती कोई एक अधिकारी थोप देना और उस अधिकारी की जितनी भी मैनेजमेंट है उसका सारा खर्चा वो राज्य अगर दे रहा होगा तो डेफिनेटली उस राज्य के ऊपर ये बोझ पड़ेगा। अब वो पूरा जो राज्य है उसकी जनता जो होगी उस जनता के ऊपर राज्य इस पैसे को कमाने के लिए, इस खर्च को कमाने के लिए जनता पर कर बढ़ाएगा और जब कर बढ़ेंगे तो जनता नाराज होगी और जब जनता नाराज होती है तो जनता विद्रोह करती है या जनता इस चीज का विरोध करती है। तो राज्य का जो कोष है वो कोष घट गया और बहुत सारे जो राज्य हैं वे सहायक संधि के अंतर्गत लाए गए। आपके पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि कौन लेकर आया था, और हैदराबाद वो पहला राज्य था 1798 में जो इस सहायक संधि के अनुसार जोड़ा गया। कुछ अन्य राज्य भी आपको याद रखने की, मैसूर कब जोड़ा गया, तंजौर कब जोड़ा गया, अवध मोस्ट इंपोर्टेंट कब जोड़ा गया, पेशवा कब जोड़ा गया, ये दो तीन जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि हैदराबाद, अवध और पेशवा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वेलेजली की जो सहायक संधि है वो एक दीर्घकालीन कारण रहा है आपके 1857 की क्रांति का। तो याद रखेंगे वेलेजली की सहायक संधि, पहला राज्य हैदराबाद, पेशवाओं को कब लाया गया, अवध को कब लाया गया, इसके अंतर्गत। अगला देख लेते हैं दूसरा कारण क्या रहा। दूसरा कारण यहां पर जो मेरी समझ से है, इतिहासकारों की समझ से है, वो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि हड़प नीति कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लेकर आए थे 1848 में। देखो 1848 में लेकर आए हड़प नीति और 1857 की नीति क्रांति का क्यों कारण बन गया, लॉन्ग टर्म कारण है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इस नीति में 1857 की क्रांति का एक बड़ा दीर्घकालीन माना जाता है इस नीति को। अगर किसी राज्य के, अब नीति है क्या वो देख लेंगे, अगर किसी राज्य के राजा का कोई सगा पुत्र नहीं है, सगा पुत्र नहीं है, तो उस राज्य राजा का जो राज्य है वो हड़प लिया जाता था। मान लेते कोई राजा है, उस राजा का कोई सगा पुत्र नहीं है, तो राजा अगर मर गया तो उस राजा का जो राज्य है, जो साम्राज्य है, वो अंग्रेजों का होता था। इस नीति को हम हड़प नीति कहते हैं सिंपल शब्दों में। और हड़प नीति डलहौजी लेकर आया था और इसमें शामिल या हड़पा जाने वाला जो पहला राज्य है वो है आपका सितारा, महाराष्ट्र, 1848 में। तो उसके बाद झांसी को कब हड़पा गया, 1853। देखो रानी झांसीबाई क्यों कूद गई क्रांति में, क्योंकि उनका राज्य हड़प लिया गया था 1853 में, याद रखें, इसलिए तो कूदी ना, याद रखेंगे। जैतपुर और नागपुर और अवध, अवध क्यों कूदा, अवध 1857 की क्रांति में क्यों आया, क्योंकि उनका राज्य हड़प लिया गया था ना। इसलिए मैं आपको ये कारण बताना चाहता हूं कि एकदम से मैं अगर बोलूं कि रानी झांसीबाई ने झांसी नामक जगह से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है, अगर मैं ये बात बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि वो नेतृत्व उन्होंने क्यों किया। और अगर मैं कल को बोलूं कि हजरत महल अवध से रानी थी, एक बेगम थी, उन्होंने अवध से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व किया, अगर मैं ये बात बोलूं तो आपको अचरज नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा। आगे चलते हैं और देखते हैं अन्य कारण। तो मुगल जो साम्राज्य के राजा थे उनके साथ ना बेकार व्यवहार किया जाता था। अब ये बेकार व्यवहार एक दीर्घकालीन कारण है कि पहला कोई मुगल बादशाह आया, उसके साथ अगर बेकार व्यवहार किया जाएगा, किसी जनता के राजा के साथ बेकार व्यवहार किया जाएगा तो जनता रुष्ट होगी। और जनता जब रुष्ट होती है तो 1 साल नहीं बोलेगी, 2 साल नहीं बोलेगी, 3 साल नहीं बोलेगी, लेकिन बोलेगी कभी तो कभी बोलेगी। और जब चिंगारी किसी क्रांति की बढ़ती है तो जनता पिछले जितने भी सारे कारण होंगे उन कारणों के लिए लड़ेगी। किसी का दादा मर गया है, किसी का बाप मर गया है, किसी की बाप के साथ बेकार व्यवहार किया गया तो उसका बच्चा बदला लेगा, और उसका बच्चा बदला लेगा, तो इसी कारणों को हम दीर्घकालीन कारण कहेंगे। अंग्रेज स्थानीय राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए जनता रुष्ट रहती थी। और एग्जाम्पल अगर आपको देने पड़े इसके लिए, एग्जाम्पल, एक बात बोलना और उसके लिए एग्जाम्पल देना अच्छी बात है। एक तो मैं सीधा बोल दूं कि आप चोर हैं, और एक मैं बोलूं कि आप चोर हैं, आपने उस दिन चोरी की थी, ये मेरे साक्ष्य हैं। तो मैं जो बात बोल रहा हूं ना उसके साक्ष्य दे रहा हूं आपको नीचे, जो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, ये पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, है ना। बात करेंगे ध्यान से। क्या कारण है, देखो लॉर्ड ऑकलैंड हुए हैं 1836-1842 में। इन्होंने मुगल बादशाहों के कुछ चीजों को प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। कौन कौन सी चीजें थी, खिल्लत देना। खिल्लत देना क्या होता है, खिल्लत देना होता है बेटा, जो राजा होता है ना, राजा, राजा बहुमूल्य रेशमी वस्त्र देता था अपनी जनता को,
है ना? अब देखो एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति को राजा के द्वारा कुछ रेशमी वस्त्र मिल जाएंगे, क्या वो व्यक्ति खुश नहीं होगा? क्या उसकी समाज में इज्जत नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये खिल्लत देना बंद कर दिया अंग्रेजों ने, जिससे जनता रुष्ट हो गई। और साथ साथ नजराना लेना, नजराना लेना क्या होता है कि राजा जो होते थे, मुगल बादशाह जो होते थे, वो धन प्राप्ति करते थे, है ना, भेंट के रूप में जनता से। उसको नजराना लेना बंद कर दिया। अपनी जनता को या उनकी समस्या सुनने के लिए जो मुगल बादशाह थे ना, वो दरबार लगाया करते थे। आज भी लगते हैं ना, दरबार लगा दिया, एक बड़ा अधिकारी आएगा और दरबार लगाएगा, दरबार में जनता की समस्या सुनेगा और जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा, दरबार लगाना। अब अंग्रेज क्यों दरबार लगाने को बंद कर रहे हैं? इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि जो राजा है वो जनता के बीच ना जा सके। राजा अगर जनता के बीच में नहीं जाएगा तो जनता की समस्या राजा तक पहुंचेगी कैसे, और जनता की समस्याएं दूर कैसे होंगी? अगर दरबार लगाना बंद कर देंगे तो जनता समस्याओं से लुप्त हो जाएगी। लुप्त बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या है, लुप्त शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जनता के अंदर समस्याओं की जो संख्या है, वो समस्याओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी और उससे जनता रुष्ट होगी। तो ये 2-3 कारण हैं जो ऑकलैंड के आपको पढ़ने हैं। लॉर्ड एलनब्रो के कारण क्या है कि सिक्कों से, जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, उनसे बादशाहों का नाम हटा दिया। बादशाहों का नाम अपने आप में बहुत बढ़िया है, जो कोई सिक्का होता है उस पर नाम है तो जनता के पास उस बादशाह का नाम जाता है, बादशाह की इज्जत बढ़ती है, बादशाह की शक्ति का जो है पता लगता है कि हाँ, हमारा कोई बादशाह है और उस बादशाह के सिक्के चल रहे हैं। अंग्रेज जो भेंट देते थे मुगल बादशाहों को, वो भी बंद करवा दी गई। देखो अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां लगाई यहाँ पर, भेंट दिया, कर दिया मुगल बादशाहों को। वो भेंट के रूप में जो चीजें मिलती थी वो एलन ब्रो के समय बंद हो गई थी। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम यहाँ पर जो डलहौजी है, डलहौजी के समय क्या हुआ? डलहौजी के समय मुगल बादशाहों को लाल किला छोड़कर जाने के लिए कहा गया। देखो लाल किला छोड़कर जाने के लिए कहा गया, तो जो पुश्तैनी उनके माता पिता जो बादशाह रहते थे लाल किले में, वो एक पुश्तैनी जगह है जो उनकी याद से जुड़ी हुई है, जो उनके साम्राज्य विस्तार को दर्शाती है, जो उनकी पीढ़ियों के एक जो साम्राज्य है, एक विशाल साम्राज्य है, उसको दर्शाती है। एक तो बड़े महल लाल किले में रहे कोई बादशाह और एक झोपड़पट्टी में रहे, तो उसकी इज्जत क्या रह जाएगी भाई, तुम समझ सकते हो। यानी कि लाल किला छोड़कर जाने के लिए कहा गया और कुतुब मीनार के पास एक झोपड़ी नुमा महल दे दिया यार, डलहौजी के समय। तो अब झोपड़ी में रहेगा राजा, और झोपड़ी में राजा रहेगा तो उसकी इज्जत क्या रह जाएगी, आप तुम समझ सकते हो इस बात को। तो जनता रुष्ट थी। मुगल बादशाहों की जो जनता थी, वो जनता अंग्रेजों से बड़ी खिलाफत के मूड में थी। और ये एक साल में नहीं हुआ है, ये दीर्घकालीन कारण मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगला देखते हैं अवध। अवध की स्थिति क्या है? अवध आज का लखनऊ और कानपुर क्षेत्र है। देखो क्या हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में अवध अंग्रेजों के अधीन आ गया। 1765 में इलाहाबाद संधि क्लाइव के समय। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, इलाहाबाद की संधि कब हुई, और 1800 जो एक है उसमें मैंने सैयक संधि अवध मिला लिया गया वेलजली के समय, आपके कहां पर, अंग्रेजों के साम्राज्य में। अब सहायक संधि तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी हजरत महल, और हजरत महल के पुत्र थे जिन पुत्र का नाम था वर्जिस कादिर। क्या नाम था? वर्जिस कादिर यहाँ पर उनका नाम था। क्या हुआ, 1856 में वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु अगर हो जाएगी किसी राजा की, तो सगा जो पुत्र है वो तो राजा बन सकता है, लेकिन कोई दत्तक पुत्र राजा नहीं बन सकता। लेकिन वर्जिस कादिर तो वाजिद अली खां के सगे पुत्र थे, लेकिन अंग्रेजों ने अवध को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। और इसी हड़प नीति के तहत जो हजरत महल थी, वो हजरत महल नाराज हुई और हजरत महल ने लखनऊ क्षेत्र से, कानपुर क्षेत्र से 1857 की क्रांति में बड़ा हिस्सा लिया, और बड़ा हिस्सा लेंगी भी, आगे बताऊंगा सारी कहानी क्या है। अंग्रेजों ने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अड़प लिया, और रानी हजरत महल, जिनको महक परी और मोहम्मद खातून भी कहा जाता था, उनके विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ी। यानी कि अंग्रेजों ने कमिश्नरी स्टेट बनाया था अवध को,
कुशासन का आरोप लगा दिया, वहां पर कमिश्नर बिठा दिया, कमिश्नर सब कुछ देख रहा है, रानी की कोई इज्जत नहीं है, उसने उनके पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। आंखों में आंसू बहते होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पति मर गया है और पत्नी के पास इकलौता सहारा जो उनका पुत्र है, उस पुत्र को राजगद्दी ना दी गई हो तो रानी के ऊपर क्या बीतेगी। रानी बगावत कर देगी, और जब बगावत करेगी तो बगावत की जो चिंगारी है वो दूर दूर तक ज्वाला के रूप में उभरती है। ध्यान रखेंगे इन बातों को आप। आगे कुछ अन्य स्थिति देख लेते हैं। जमींदारों की स्थिति क्या है। एक जमींदार एक पद है अंग्रेजों के बीच में और किसानों के बीच में, जो टैक्स कलेक्ट करता है। और जब टैक्स कलेक्ट करता है तो बहुत सारे जमींदार मुगलों के समय टैक्स नहीं दे रहे थे, वो अंग्रेजों के डाटा में ही नहीं आते थे। और अंग्रेज इसी बात से ये सोच रहे थे कि बहुत सारे जमींदार तो कर देते ही नहीं, हमारे पास डाटा ही नहीं है, अब डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और डाटा जब कलेक्ट किया जाएगा, बहुत सारी चोरी पकड़ी जाएगी जमींदारों की, और जमींदारों से वो जागीरें छीन ली जाएंगी। और जब जागीरें छीनती है ना भाई, आपकी जमीन छीनती है, आपकी जागीरें छीनती हैं, तो आप बगावत करेंगे भाई। और जब बगावत करेंगे, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, बगावत की जो गूंज है वो गूंज बहुत दूर तक जाती है। देख लेते हैं जमींदारों की कुछ अन्य। अंग्रेज जमींदारों से कर लिया करते थे, और जमींदारी अंग्रेजों को कर नहीं देते थे। बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो हिसाब नहीं था जिनका, अंग्रेजों के पास उनका डाटा नहीं था। और डाटा नहीं था तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने डलहौजी के काल में इनाम आयोग का गठन किया। इस आयोग को जिम्मेदारी ये थी कि इस आयोग को पता लगाना है कि कितने जमींदार हैं जो कर नहीं देते हैं। तो 35,000 जमींदार ऐसे निकले महाराष्ट्र क्षेत्र में जिन्होंने कर ही नहीं देते। फिर क्या हुआ, कुछ जमींदारों पर, इन्हीं जमींदारों पर दबाव बनाया गया कि आप कर दें। अगर आप कर नहीं दोगे, कुछ तो मान गए और कुछ भाई आकड़ गए भाई, और कुछ ने कर दिया ही नहीं तो उनकी जागीरें छीन ली। 20,000 जमींदारों की लगभग जागीरें जब्त कर ली गई। और बड़ी जो स्केल पर जमींदार इस आंदोलन में आए। हालांकि किसानों ने बहुत कम यहाँ पर 1857 की क्रांति में आंदोलन है दिया है, कम आंदोलन दिया, लेकिन दिया है बहुत सारे जमींदारों ने। और मुख्य कारण ये भी है। कुछ अन्य कारण देख लेते हैं कि अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। अब भेदभाव करें कैसे, भेदभाव कैसे पता लगेगा कि भेदभाव करते हैं। गोरे काले का भेदभाव है, पैसे का भेदभाव है, किस चीज का भेदभाव है। भेदभाव ऐसे पता लगता है कि जो अंग्रेज भारतीयों को पद देते थे वो नीचे पद थे। पद मतलब समझ रहे हो, कि जैसे सफाई वालों में लगा लिया, गेट पर खड़ा कर दिया, गाड़ी चलाने के लिए बोल दिया, बैल, ऐसे कोई पुलिस में कोई पद नहीं है भारतीयों के लिए, अंग्रेजों को बड़े बड़े पदों पर बिठाया जा रहा है, ये भेदभाव है। और नीचे पदों पर भारतीयों को जो वेतन मिलेगा वो अंग्रेजों के मुकाबले कम मिलेगा, ये भेदभाव है। और साथ साथ जो पेंशन मिलती थी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिलती थी। सारे भेदभाव हैं। और जब भेदभाव एक दिन सह लेंगे, 2 दिन सह लेंगे, 1 साल सह लेंगे, 2 साल सह लेंगे, और सहते चले जाएंगे, दबते चले जाएंगे, जब एकदम से कोई चिंगारी आएगी तो ये जो बारूद अंदर पाल रखा है ना 10 साल से 20 साल से, ये उस चिंगारी को जन्म दे देगा 1857 की क्रांति को। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने जाना कि 1857 की क्रांति के जो कारण हैं वो कारण क्या हैं। कौन से कारण बताए मैंने आपको, सिर्फ दीर्घकालीन कारण बताए हैं। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तत्कालीन कारण क्या थे, उसी समय के कारण क्या बन गए, धार्मिक कारण क्या हैं, सैनिक कारण क्या हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा एक एक चीज। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल दें कि हाँ सर। अगर नहीं पसंद आई तो भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। आपका काम जो है आप करें, मेरा काम होगा मैं करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।